जुमा 20 सितंबर के सारबीन से जावेद चौधरी का सलाम। आज के सारबीन के अहम मौज़ूआत। इसराइल का लबनान में हिजबुल्लाह के 100 रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाने का दावा। क्या जंग एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है? तौहीन मजहब के मुकदमे का सामना करने वाले डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार की तदफीन की कोशिश पर मुश्तइल हजूम ने लाश को आग लगा दी। और पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके जाफराबाद के स्कूल में बच्चों का मुबैना रेप, प्रिंसिपल और वार्डन गिरफ्तार। मज़ीद ये कि 34 साल पहले रिकॉर्ड की गई नुसरत फतेह अली खान की कवालियां लंदन के वेयर हाउस से कैसे मिली? अब एक आदमी दुनिया से गया, अब उसकी नई चीज़ सुनने को नहीं मिल रही कोई, और ये चीज़ एक लोगों को बड़ा तशनीकी सी है कि भी देखें कि जो 30 साल से लोगों को नहीं मिला अब वो मिलेगा। और ये भी कि जमीन से 400 किलोमीटर की बुलंदी पर 3 माह से एक ही पतलून और खलाई बाव का सामना करने वाले खलाबाज की जिंदगी कैसी होती है। So yeah, it's been quite an evolution over the last 3 months. We've been involved from the beginning through all the processes of assessing our spacecraft. ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के सैरबीन में, मगर हमेशा की तरह सबसे पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इसराइल ने दावा किया है कि उसके जंगी तियारों ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज़ायद रॉकेट लॉन्चरों और दीगर ठिकानों को निशाना बनाया है। इसराइली फौज के मुताबिक जिन लॉन्चरों को निशाना बनाया गया है उन्हें इसराइली इलाकों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना था। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि आया इन हमलों के नतीजे में कोई जानी नुकसान हुआ है या नहीं। लबनान की सरकारी खबर रसा एजेंसी का कहना है कि इसराइल ने जुमरात की शाम मुल्क के जनूब में कम अज कम 52 हमले किए थे। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक लबनान ने भी शुमाली इसराइल में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। इससे कबल लबनानी अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने इसराइल को वाकी टाकी और पेजर हमलों का जिम्मेदार करार देते हुए कहा था कि इसराइल ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस धमाका करके तमाम हदें पार कर दी हैं। وفي دقيقة واحدة يوم الثلاثاء وفي دقيقة واحدة يوم الأربعاء كان العدو الإسرائيلي يريد أن يقتل ما لا يقل عن 5000 إنسان في دقيقتين। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने मुतनब्बे किया है कि इसराइली हमलों का जवाब इस अंदाज में दिया जाएगा जो शायद उनके वहमो गुमान में भी ना होगा। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक बुध के रोज वॉकी टॉकी धमाकों में हलाकतों की तादाद 25 हो गई है, जबकि इससे कबल मंगल के रोज पेजर डिवाइस धमाकों के नतीजे में 12 लोग हलाक हो गए थे। इन धमाकों में मजमुई तौर पर 3000 के करीब अफराद जख्मी भी हुए हैं। इसराइल ने ताहाल इन हमलों के बारे में कोई तबसरा नहीं किया है। ताहम इसराइली वजीर दिफा योव गैलेंट ने कहा है कि जंग के एक नए मरहले का आगाज हो रहा है और इसराइल अब अपनी ज्यादा तवज्जो शुमाल पर मरकूज कर रहा है। गुज़िश्ता बरस 8 अक्टूबर को शुरू होने वाली हमास इसराइल जंग के बाद से लबनान और इसराइल के सरहद पर होने वाली झड़पों में भी इजाफा हो गया है। इन सरहद पार झड़पों के नतीजे में अब तक सैकड़ों अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें बेशतर हिजबुल्लाह के जंगजू थे, जबकि सरहद के दोनों जानिब हजारों अफराद अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। जुमेरात के रोज जारी बयान में इसराइली फौज का कहना था कि उसके जंगी तैयारों ने तकरीबन 100 लॉन्चरों और दीगर ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें तकरीबन 100 लॉन्चर बैरल शामिल थे। इसराइली फौज का दावा है कि ये लॉन्चर्स मुस्तकबिल करीब में इसराइली सरजमीन की तरफ फायर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। IDF इसराइली रियासत के दिफा के लिए दहशतगर्द तंजीम हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे और सलाहियतों को कम करने के लिए काम जारी रखेगी। खबर रसा इदारे रॉयटर और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लबनानी सिक्योरिटी इसराइल का कहना है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में होने वाली गजा जंग के बाद से ये अब तक के सबसे शदीद इसराइली हमले थे। इसराइली फौज ने लबनानी सरहद के करीब आबाद अपने शहरियों पर भी जोर दिया कि वो बड़े इज्तिमात से गुरेज करें, अपने इलाकों की हिफाजत करें और बम पनागाहों के करीब रहें। दूसरी जानब जुमेरात की सुबह जनूबी लबनान से हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने सरहद पार 2 टैंक शिकन मिसाइल दागे, जिसके बाद ड्रोन हमले भी किए गए। इसराइल ने 2 फौजियों की हलाकत और 1 के शदीद जख्मी होने की तस्दीक की है। याद रहे कि बुध के रोज एक इंतहाई फिल्मी अंदाज में हिजबुल्लाह के अराकीन
अराकीन के ज़ेर इस्तेमाल पेजर और दीगर मवासलाती आलात को मोबाइल धमाका खेज आलात में बदल दिया गया था, जिन आलात का मकसद इसराइल के जदीद जासूसी के निज़ाम से महफूज रखना था, वो हिजबुल्लाह के अराकीन के हाथों में फट गए और दर्जनों अफराद हलाक जबकि हज़ारों ज़ख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने इन वाक़यात पर इसराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए इस अमल को ऐलान जंग करार दिया है। उन्होंने जुमेरात के दिन कहा कि तमाम रेड लाइन्स पार की जा चुकी हैं। ताहम उन्होंने एतराफ़ किया कि हिजबुल्लाह को गैर मामूली धचका पहुंचा है, लेकिन साथ ही साथ हसन नसरुल्लाह ने मुनसिफाना सज़ा देने का ऐलान भी किया है। अगरचे इसराइली हुकूमत ने इन इल्ज़ामात पर रद्द अमल नहीं दिया, ताहम इसराइल के चंद खबर रसा इदारों के मुताबिक इसराइली काबीना की जानिब से वज़रा को हिदायत दी गई है कि वो लबनान में पेश आने वाले वाक़यात पर कोई बयान न दें। इसराइल हिजबुल्लाह की सरगर्मियों पर नज़र रखता है और इस बात का इंदिया मौजूद है कि लबनान में जो ऑपरेशन हुआ वो इसराइल और हिजबुल्लाह के तनाज़े का हिस्सा था। अगर इसराइल वाकई इन हमलों के पीछे था तो शायद ये उसकी जानिब से अब तक का सबसे हैरान कुन और पुरअसर ऑपरेशन होगा, जो माजी में ऐसी ही खुफिया कार्रवाइयों की याद दिलाता है जिनमें इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का अहम किरदार रहा है। गाँव के बाहर लोग जमा थे। हम लाश को सहराई इलाके में अपनी ज़मीन पर ले गए, जहां तदफीन की कोशिश की। वहां मुश्तइल लोग आ गए, हम वहां से भाग गए, लेकिन उन्होंने लाश को आग लगा दी। पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर उमरकोट में ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब तौहीन मजहब के मुकदमे का सामना करने वाले मुकामी अस्पताल के डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद उनके लवाहिकीन ने उनकी तदफीन की कोशिश की। शाहनवाज कुम्हार के खिलाफ 17 सितंबर को तौहीन मजहब का एक मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी। ताहम 18 और 19 सितंबर की दरमियानी शब उनकी एक मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत की खबर सामने आई थी। उनकी हलाकत से कबल 17 और 18 सितंबर को उमरकोट में तौहीन मजहब के मुबैना वाक़े के खिलाफ मजहबी जमातों की जानिब से पुरतशद्दद एहतजाज भी हुआ था। डॉक्टर शाहनवाज के एक करीबी रिश्तेदार ने ZBC को बताया कि जब उन्हें किसी मुकामी कब्रिस्तान में डॉक्टर शाहनवाज की तदफीन की इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने लाश को अपनी मलकियती ज़मीन पर दफनाने का फैसला किया था। उनका कहना था कि सुबह 4 बजे के करीब शाहनवाज के वालिद एम्बुलेंस में लाश लेकर आए, लेकिन मुश्तिल लोगों ने एम्बुलेंस को गांव में आने नहीं दिया, जिसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने लाश उतारने को कहा। हमने लाश एक कार में डाली जिसकी खिड़की से उसके पांव भी बाहर थे। उनके मुताबिक वुरसा मैयत को तदफीन के लिए जानरू ले गए, जो उमरकोट से 40 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन मजहबी जमातों के कारकुन और लोगों की एक बड़ी तादाद वहां भी पहुंच गई। किसी कब्रिस्तान में तदफीन की इजाज़त नहीं दी गई तो हम मैयत को सहराई इलाके में अपनी ज़मीन पर ले गए, जहां तदफीन की कोशिश की, लेकिन वहां भी मुश्तइल लोग आ गए और धमकियां दी। लोगों ने लाश छीनकर उसको आग लगा दी, जिससे वो 50% झुलस गई। SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच ने ZBC से बात करते हुए दावा किया कि लाश पुलिस तहवील में थी और इलाके में सूरत हाल ख़राब थी, जिसकी वजह से शाहनवाज की तदफीन उनकी ख़ानदानी ज़मीन पर की गई। उनका दावा था कि अगर कब्रिस्तान में तदफीन होती तो इस बात का कवी इम्कान था कि बाद में लाश को निकाल कर उसकी बेहुरमती की जाती। उमरकोट की ज़िली इंतज़ामिया के एक आला अफसर ने ZBC से बात करते हुए तस्दीक की कि डॉक्टर शाहनवाज की लाश को नजर आतिश किया गया। ताहम SSP उमरकोट का दावा है कि सोशल मीडिया पर मौजूद इस वाक़े की वीडियोज़ एडिट की गई हैं और तदफीन पुलिस की मौजूदगी में कर दी गई थी। डॉक्टर शाहनवाज के रिश्तेदार के मुताबिक पुलिस मुश्तिल हजूम की जानिब से लाश को आग लगाने के बाद बहुत देर से आई और पुलिस के आने के बाद ही उनके ख़ानदान के लोग जमा हुए और तदफीन की गई। डॉक्टर शाहनवाज के खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा मुकामी मस्जिद के खतीब की मुद्दत में दर्ज किया गया था, जिन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि मुलजिम ने सोशल मीडिया पर पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की और उनकी शान में गुस्ताखी की। डॉक्टर शाहनवाज उमरकोट के सिविल अस्पताल में मुलाजिम थे और FIR दर्ज होने के बाद अस्पताल ने उन्हें मुलाजमत से फारिग कर दिया था। मुकदमे के इंदराज के बाद सोशल मीडिया पर डॉक्टर शाहनवाज का एक वीडियो बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मज़कूरा फेसबुक ID बहुत पुरानी है जो वो अब इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने तो फेसबुक इस्तेमाल करनी ही छोड़ दी थी।
انہوں نے اپنے پیغام میں لوگوں سے یہ درخواست بھی کی تھی کہ پولیس FIA یا رینجرز کو اپنا کام کرنے دیں، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ جس روز ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اس روز پیغمبر اسلام کی ولادت کا دن تھا، اور اس سلسلے میں عمر کوٹ میں نکالے جانے والے جلوس نے ڈاکٹر شاہ نواز کے خلاف پرتشدد احتجاج کی شکل اختیار کر لی تھی، اور مشتعل ہجوم نے اس دوران ایک پولیس موبائل کو بھی نظر آتش کر دیا تھا۔ SSP میر پور خاص اسد چودھری نے ZBC کو بتایا کہ جس مقابلے میں شاہ نواز مارے گئے وہ سندھڑی کے مقام پر ہوا اور فائرنگ کے تبادلے کے دوران ملزم ہلاک ہوا۔ ان کے بقول اس وقت وہاں پولیس موبائل گشت کر رہی تھی جب شاہ نواز کمبھار نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی، تاہم اس دوران وہ اپنے ساتھی کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے مرکزی کردار ہیں عمر کوٹ کے ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار، جو کہ عمر کوٹ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں گریڈ 18 کے سینئر میڈیکل آفیسر تعینات تھے۔ ان پر بعض حلقوں کی طرف سے یہ الزام تھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن جب عید میلاد النبی منایا جا رہا تھا پورے ملک میں، عالم اسلام میں، عمر کوٹ میں بھی جلسے جلوس نکل رہے تھے کہ آہستہ آہستہ مذہبی حلقوں کی طرف سے پورا ایک ماحول بنتا گیا، ایک احتجاج شروع ہو گیا کہ ڈاکٹر شاہ نواز کو پکڑ کر موت کی سزا سنائی جائے۔ اس احتجاج کا مرکز عمر کوٹ کا علاقہ ہے، جو مرکزی چوک ہے اللہ والا چوک، وہ نظر آیا۔ مظاہرین مظاہرے کے مشتعل تھے، انہوں نے ٹائر جلائے، افراتفری جلاؤ گھیراؤ کا ایک منظر تھا وہاں پہ۔ رات گئے پولیس وہاں پہنچی، پولیس نے مظاہرین کو انگیج کیا، ان کو تسلی دی کہ آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں، ہم اس معاملے کو دیکھیں گے، لیکن مظاہرین اتنے مشتعل تھے کہ انہوں نے ایک پولیس موبائل پر حملہ کیا، اسے توڑ پھوڑ کی اور پھر بعد میں اسے نظر آتش بھی کر دیا۔ یہ احتجاج پھر دوسرے دن بھی جاری رہا جب ڈاکٹر شاہ نواز کی کلینک پر حملہ ہوا، ان کا فرنیچر، ان کا ٹیبل، ان کا سامان، میڈیکل اکوپمنٹ لا کر اللہ والا چوک پر لایا گیا اور اسے جلا دیا گیا۔ اسی دوران عمر کوٹ کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ ایک سیکشن 295C کے تحت یعنی کہ بلاسفمی کا مقدمہ دائر ہوا۔ پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر شاہ نواز کا سوشل میڈیا پر ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی حفاظت کے لیے اس علاقے سے نکل آیا ہوں، میں ایک ہوٹل میں ہوں، اور انہوں نے اپنے اوپر جو الزامات ہیں ان کی تردید کی۔ السلام علیکم یار، مسئلہ تھی مجھے آئی ڈی جی اب صفحہ پرانی شاہ نواز شاہ کو آئی ڈی مجھے صفحہ پرانی استعمال نہ کندو، ٹھیک ہے، فیس بک ہلائیں مجھے پیرا چاہیے۔ لیکن ان کی ان تردیدوں اور ان بیانات کا کوئی اثر نہ ہوا، اور پھر یہ خبر آئی کہ میر پور خاص کا علاقہ ہے سندھڑی، جہاں پر پولیس نے کہا کہ ایک مقابلہ ہوا ہے ڈاکوؤں کے ساتھ جس میں ایک شخص زخمی ہوا ہے، وہ چل بسا ہے اور اس کی شناخت ہوئی ہے ڈاکٹر شاہ نواز کے نام سے۔ بلوچستان سے ہی ایک دوسری خبر شامل کرتے ہیں۔ سندھ سے متصل بلوچستان کے جنوبی مشرقی ضلع کے ہیڈ کوارٹر ڈیر اللہ یار میں پولیس نے ایک نجی اسکول کے پرنسپل سمیت سٹاف کے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر اسکول کے بچوں کے مبینہ ریپ کا الزام ہے۔ جعفر آباد پولیس کے SSP عطاء الرحمان ترین کا کہنا ہے کہ بچوں کے ساتھ ریپ کے الزام میں پرنسپل سمیت اسکول کے عملے کے 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جعفر آباد پولیس نے بدھ کے روز گرفتار ملزمان کو جیوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر کے ان کا 7 روزہ ریمانڈ حاصل کیا تھا۔ جعفر آباد پولیس کے SSP عطاء الرحمان ترین نے ZBC کو بتایا کہ اسکول کا پرنسپل مبینہ طور پر بچوں کو نہ صرف اپنے دفتر بلاتا تھا بلکہ ان کے پاس ہاسٹل میں بھی جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کے پرنسپل اور ہاسٹل کے وارڈن کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہیں، تاہم تیسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جن بچوں کا ریپ کیا گیا ان کی عمریں 10 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ اس واقعے کے بعد ضلعی انتظامیہ نے اسکول کو سیل کر دیا ہے۔ پاکستان اور انڈیا سمیت پوری دنیا میں لیجنڈ سمجھے جانے والے گلوکار اور قوال نصرت فتح علی خان کی 90 کی دہائی کی ایک البم ان کی وفات کے 27 سال بعد رواں سال ریلیز کی جا رہی ہے۔ یہ البم لندن کے ایک اسٹوڈیو کے کسی سٹور روم میں 34 سال قبل رکھی گئی تھی۔
जिसे रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने चेन ऑफ लाइट का नाम दिया है। कंपनी के मुताबिक इसमें 4 कवालियां हैं जिनमें से एक भी आज तक कभी बाकायदा तौर पर रिलीज नहीं हुई थी। इस एल्बम के दोबारा मिलने की कहानी खासी दिलचस्प है और अगर सन 2021 में रियल वर्ल्ड स्टूडियोज को अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने का ख्याल ना आया होता तो शायद ये एल्बम मजीद कई बरस तक परिस्तारों तक ना पहुंच पाती। ताहम अब इस खबर के बाद दुनिया भर में नुसरत फतेह अली खान के परिस्तार इस एल्बम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गोया कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। याद रहे कि कंपनी ने 20 सितंबर यानी आज के दिन ये एल्बम रिलीज करने का ऐलान किया था। नुसरत फतेह अली खान सन 1997 में सिर्फ 48 बरस की उम्र में वफात पा गए थे। शायद ये रिकॉर्डिंग्स उन नस्लों के लिए भी नुसरत की गायकी से मुतारिफ होने का जरिया बनेगी जिन्होंने इस सदी में होश संभाला। लेकिन 34 साल कबल रिकॉर्ड की गई एल्बम आज इतने सालों बाद मंजर आम पर कैसे आई, इस बारे में हमने रियल वर्ल्ड स्टूडियो से इस हवाले से बात की है। आप भी सुनिए। इस बात का तसव्वुर करें कि अब तक के अजीम तरीन म्यूजिशियंस में से एक 1997 में अपने करियर के अरूज पर अचानक इस दुनिया से चल बसते हैं। इनकी मौत पर पूरी दुनिया सोगवार होती है। वो बहुत ही जल्दी इस दुनिया से चले गए। वो जितना काम कर गए ना, वो कोई शायद 100 साल की ज़िंदगी में भी कोई आर्टिस्ट काम नहीं कर सकेगा। लेकिन अब ये सोचिए कि उनकी वफात के तकरीबन 30 साल बाद बर्तानिया के एक छोटे से टाउन में एक आदमी को इत्तेफाक से कुछ मिलता है। ये वो जगह है जहां हम तमाम ओरिजिनल रिकॉर्डिंग और मास्टर टेप्स रखते हैं। हम अपने टेप आर्काइव को एक मुख्तलिफ जगह पर मुंतकिल कर रहे थे। जब ये हो रहा था मैं उन टेप्स को एक एक करके देख रहा था। इत्तफाकन मेरी नज़र से एक एल्बम गुजरी। उस पर नुसरत फतेह अली खान का नाम लिखा हुआ था। ये खजाना तलाश करने जैसा था और हमें ये मिल गया। ये कहानी है नुसरत फतेह अली खान की, जिनकी एक नई एल्बम रिकॉर्डिंग के 34 साल बाद बर्तानिया में उस म्यूजिक स्टूडियो को मिली है जिनके साथ उन्होंने अपनी जिंदगी में करियर के अरूज पर बहुत काम किया था। 90 की दिहाई में नुसरत फतेह अली खान अक्सर बर्तानिया आते थे और हम उनके साथ काफ़ी म्यूज़िक रिकॉर्ड कर रहे थे। वो काम के लिहाज से बहुत ही मसरूफ़ वक्त था और उस वक्त नुसरत ज़बरदस्त लेवल पर परफॉर्म कर रहे थे। हम अक्सर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे होते थे क्योंकि वो अपने काम में इतने माहिर थे। इसकी वजह से ये हुआ कि एक एल्बम जो हमने यहाँ इस कमरे में रिकॉर्ड की थी, 1 2 3 4 got put into our tape archives. हमारे टेप आर्काइव में डाल दी गई और हम उसके बारे में भूल गए क्योंकि हम उनके दूसरे रिकॉर्ड जारी करने में बहुत मसरूफ थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो टेप्स मुझे मिली हैं ये कुछ खास हो सकती हैं और मैं उन्हें डिजिटाइज करवाने के लिए अमेंडा के पास ले गया। इस बात का इम्कान कि 30 साल से ज्यादा पुरानी एल्बम आज भी सही हो, इसका इन्हिसार इस बात पर था कि एल्बम को इतने साल पहले किस तरह महफूज किया गया था। हमने टेप्स को क्लाइमेट कंट्रोल कंटेनर्स में महफूज किया हुआ था, लेकिन फिर भी इस बात का खतरा होता है कि जब आपको बहुत पुराने टेप्स मिलें तो उस हद तक ख़राब हो चुके हों कि रिपेयर न किए जा सकें। इसी वजह से हमने इन टेप्स को बहुत ध्यान से रिस्टोर करवाया। हम इनके डिजिटाइज होने के बाद ही पहली बार सुन पाए कि इन टेप्स में आखिर है क्या। अब एक आदमी दुनिया से गया, अब उसकी नई चीज सुनने को नहीं मिल रही कोई, और ये चीज एक लोगों को बड़ा तशनीकी सी है कि भी देखें कि जो 30 साल से लोगों को नहीं मिला अब वो मिलेगा। और फिर हमें अंदाजा हुआ कि क्या शानदार चीज दरियाफ्त हुई है। ज़बान समझ ना आने के बावजूद अपने रिदम और तरन्नुम के लिहाज से ये इंतहाई पुरकशिश है। कव्वाली की ये गैर मामूली विजदानी कैफियत, चाहे ज़ुबानें आपकी समझ में ना भी आती हों, ये ज़बानों से मावरा है। I have
میری آنکھوں میں آنسو ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کمرے میں واپس آ گئے ہیں. اس کیفیت کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. نصرت فتح علی خان ان چند پاکستانی آرٹسٹ میں سے تھے جنہوں نے نہ صرف پاکستان، انڈیا اور اس خطے میں نام بنایا بلکہ ان ممالک میں بھی فین بیس بنائی جو اردو زبان تک سے واقف نہیں تھے. اسفنکس فیسٹیول ہوتا ہے اینٹورپ میں. میں اٹھا صبح پروگرام سے پہلے کہ بھی فیسٹیول تھا تو میں نے کہا میں جا کے خان صاحب کو بھی اٹھاؤں، دیکھوں تاکہ ٹائم پہ ریڈی ہو. تو میرا خیال ہے بمشکل 10 سال کا بچہ ہوگا ڈچ، وہ ایک آم لے گئے نا تو خان صاحب کے کمرے کے باہر بیٹھا ہے، جس کی زبان بھی ہماری نہیں ہے، جس کا کلچر بھی ہمارا نہیں ہے. بولتا ہے میں نے ان کو گفٹ دینا ہے. لاسٹ شو برمنگھم میں ہوا تھا، ٹاؤن ہال برمنگھم میں. ہمیں ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے گوروں کے. کہا بھائی کس آرٹسٹ کی چاہیے بھائی، کیونکہ کئی آرٹسٹ ہم نے نکالے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ بھائی نصرت. میں نے کہا بھائی نصرت، یس. میں نے کہا آپ نے کہاں پہ سن لیا اس کو نصرت کو؟ کہتے ہیں کہ اس کی قوالی جو ہے ریڈیو 1 پر پلے کی تھی. میری طرح 90s کی جنریشن کے کئی لوگ نصرت فتح علی خان کو سنتے تو رہے، پر ہمارا ان سے تعارف موسٹلی انڈائریکٹ تھا. گانوں کے ریمکسز، ٹریبیوٹس یا آج کل کی مقبول موسیقی پر ان کے اثر کے ذریعے. یہ البم پہلی بار ہماری اور کئی اور جنریشنز کے لیے ایک کمپلیٹلی نئی ڈسکوری ہے، اور شاید نصرت فتح علی خان کی زندگی میں ان کی کوشش بھی یہی تھی. جب انہوں نے تھوڑا سا دیکھا کہ یہ ہماری ینگ آڈینس جو ہے نا یہ نہیں پروگرام میں اتنی آتی، تو پھر انہوں نے کنٹمپرری وہ کولیبوریشنز وغیرہ تھوڑا سا شروع کیا. کہ 1987 میں جب گیا میں جاپان تو وہاں پہ ٹوکیو میں شو ہوا تو وہاں پہ آڈینس بیٹھے ہوئے تھے ٹین ایجر. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی آپ قوالی کا ایک لفظ نہیں سمجھتے لیکن اتنے آپ محو ہوئے تھے اور اتنا انجوائے کر رہے تھے. کہتے ہیں بھائی ہمیں ورڈ کی سمجھ نہیں آتی لیکن جو کچھ وہ گاتا ہے ہمارے دلوں میں اتر جاتا ہے. میں ان لوگوں کو میوزک پڑھاتی ہوں جو پہلے ہی لاجواب موسیقار ہوتے ہیں اور اچھے میوزک کی پہچان رکھتے ہیں. وہ ان اسٹوڈنٹس کو ایک ایسی دنیا میں آنے پر مجبور کرتے ہیں جس سے وہ واقف نہیں ہیں، ایک انجان دنیا. یہی ان کی طاقت ہے. نصرت فتح علی خان کی پرفارمنسز نے اوور دی ایئرز ایک لیگیسی کریٹ کی ہے، موسیقی کا ایک ایسا سلسلہ بنایا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 27 سپتمبر تک امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کی 79ویں اجلاس میں شرکت کریں گے. جمعرات کے روز ہفتہ وار بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں وزیر اعظم فلسطین اور کشمیر کے تنازع سمیت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود دیرینہ تنازعات کے حل کی اہمیت پر زور دیں گے. Prime Minister Muhammad Sharif will participate in the high-level segment for the 79th session of the UN General Assembly in New York from 23rd to 27th of September. He will be accompanied by the Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Muhammad Ishaq Dar and senior government officials. دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق اس موقع پر وزیر اعظم کئی وزارتی اجلاسوں میں بھی حصہ لیں گے، جن میں OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس، رابطہ اجلاس، کشمیر پر OIC کے رابطہ گروپ کا اجلاس اور G77 اور چین کا وزارتی اجلاس شامل ہے. زمین سے اب چلتے ہیں خلا کی جانب. جون میں 2 امریکی خلاباز 8 روز کے لیے زمین سے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن گئے تھے. تاہم سنیتا ولیمز اور ول مور کی واپسی 2025 تک مؤخر ہو گئی کیونکہ خدشہ تھا کہ بوئنگ کا اسٹار لائنر نامی خلائی جہاز واپسی کے لیے غیر محفوظ ہے. یہ دونوں خلاباز اب دیگر 9 افراد کے ساتھ 6 بیڈ روم جتنے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں. ولیمز اسے اپنا خوشگوار گھر کہتی ہیں جبکہ ول مور کو خوشی ہے کہ وہ اس مقام پر موجود ہیں. مگر زمین سے قریب 400 کلومیٹر کی بلندی پر رہنا کیسا ہے؟ کیا آپ کو آپ کے ساتھی پریشان کرتے ہیں؟ آپ وہاں ورزش کیسے کرتے ہیں اور اپنے کپڑے کیسے دھوتے ہیں؟ آپ کیا کھاتے ہیں؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ خلائی باؤ کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ That 80% of the time you'd hear Sonny and Butch, Butch and Sonny, Sonny and Butch, Butch and Sonny. And I just want everybody to know how much we appreciate that. The concern for us specifically is very heartwarming and like I said, much appreciated.
Every time I talk to someone that we're praying for you. There's prayers coming up for me and Sonny both. They're a great bunch of people, and we've tried to just jump in and do whatever we can. We're waiting for Nick and Alex to get up here as part of Expedition 72 once we hand over. We just got Don Pettit and Alexei and Ivan here, so I mean, we're here with our friends. I think that's really a key part of being on the International Space Station and actually just doing the work. So that's, I think the up part is we're here with our friends. We've got a ride home. And, we're looking forward to the next couple months and doing a lot of stuff for the International Space Station. ZBC से बात करते हुए 3 साबका खलाबाजों ने खला में रहने से मुतल्लक अहम राज अफशा किए हैं। जमीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल खलाबाज के हर दिन का शेड्यूल जारी करता है, जिसमें यह दर्ज होता है कि हर 5 मिनट बाद उन्हें क्या करना है। वो सुबह जल्दी उठते हैं, यानी करीब 6:30 बजे। फिर वो अपने फोन बूथ जितने बड़े स्लीपिंग क्वार्टर से बाहर आते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में उनके सोने की जगह को हारमनी कहा जाता है। अमेरिकी खलाबाज निकोल ने सन 2009 से 2011 तक नासा के 2 मिशंस के लिए 104 रोज खला में गुजारे थे। वो कहती हैं कि ये दुनिया के बेहतरीन स्लीपिंग बैग हैं। इन क्वार्टर्स में लैपटॉप भी होता है ताकि अमला अपने खानदान के साथ राब्ते में रह सके। इसमें उनकी तस्वीर और किताबें भी होती हैं। खलाबाज बाथरूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें सक्शन सिस्टम नस्ब है। आमतौर पर पसीने और पेशाब को पीने के साफ पानी में तब्दील करने के लिए रिसाइकल किया जाता है। ताहम ISS के सिस्टम में एक खराबी के बाइस अमला सिर्फ अपने पेशाब को ज़ख़ीरा कर रहा है। फिर खलाबाज काम पर पहुंचता है। ISS पर उनका ज़्यादातर वक्त मुरम्मत और साइंसी तजर्बों में गुजरता है। ISS का हुजम अमेरिकी फुटबॉल फील्ड जितना है। कैनेडियन खलाबाज क्रिस हेडफील्ड सन 2012 से 2013 तक 35 मिशन पर जा चुके हैं। वो कहते हैं कि इसके अंदर ऐसा मंजर है जैसे आपने कई बसों को साथ जोड़ दिया हो। निसफ दिन तक शायद आपको कोई दूसरा फर्द नजर भी ना आए। लोग स्टेशन पर तेजी से हरकत नहीं कर सकते। ये बड़ा और पुरअमन मुकाम है। ISS के पास 6 तजर्बागाहें हैं और ISS ने तजर्बागाहों के लिए 6 लेबॉर्ट्रियां भी मुख्तस की हुई हैं। खलाबाज हर वक्त दिल, दिमाग और खून के मॉनिटर पहनते हैं ताकि मुश्किल माहौल में उनके जिस्म के रद्द-ए-अमल की निगरानी की जा सके। स्टट के मुताबिक हम उन चूहों की तरह हैं जिन पर तजुर्बा किया जाता है। खला में आपकी हड्डियां और पट्ठे जल्दी बूढ़े होते हैं और साइंसदान इससे बहुत कुछ सीखते हैं। अगर खलाबाज चाहें तो वो मिशन कंट्रोल की पेशगोई के बरक्स जल्दी अपना काम निपटा सकते हैं। हेडफील्ड बताते हैं कि खुद के लिए 5 मिनट की फुर्सत निकालना आपके लिए एक गेम की तरह होता है। मैं उड़ता हुआ खिड़की तक जाता था ताकि कोई चीज़ देख सकूं। मैं मौसीकी या तस्वीर बनाता था और अपने बच्चों के लिए कुछ लिखता था। कुछ खुशनसीब खलाबाजों से कहा जाता है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक करें, यानी खला में चहलकदमी करें। हेडफील्ड को ये मौका 2 बार मिला। मैंने खला में 15 घंटे गुजारे। मेरे और कायनात के बीच सिर्फ मेरा प्लास्टिक का मास्क था। ये वक्त ऐसा ही था जैसे जिंदगी के कोई दूसरे 15 घंटे। लेकिन खला में चहलकदमी के दौरान आपका तारुफ खलाई बाव से होता है और ये किसी धात को सूंघने जैसा है। सामीन, क्या आपका शुमार उन लोगों में होता है जो मोबाइल फ़ोन का नया मॉडल आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं? अगर इसका जवाब हाँ में है तो हम साल के इस हिस्से में आ चुके हैं जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनियां जदीद तरीन स्मार्टफोन मार्केट में मुतारफ करवा रही हैं। ये कंपनियां शौकीन सार्फिन को नित नए तरीकों से अपना मवासलाती आला तब्दील करने के लिए आमादा करने की कोशिशें करती हैं। याद रहे कि हाल ही में गूगल की जानिब से पिक्सल 9 स्मार्टफोन मुतारफ करवाया गया है, जबकि एप्पल ने iPhone 16 लॉन्च किया है। जुलाई में सैमसंग ने अपने Z Flip 6 और Z Fold 6 नामी फोल्डेबल फ़ोन की जदीद तरीन अक़साम मुतारफ की हैं। जदीद टेक्नोलॉजी वाले स्मार्टफोन बनाने की दौड़ में हुआवे कंपनी भी पीछे नहीं है। हुआवे ने चीन में मैट XT के नाम से स्मार्टफोन बनाया जो कि एक फोल्डिंग फ़ोन है। दुनिया भर में स्मार्टफोन की फ़रोख्त में कमी का रुझान देखते हुए कंपनियों ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को मज़ीद बेहतर बनाया है। एप्पल के टिम कुक ने वादा किया है कि iPhone 16 स्मार्टफोन की दुनिया को बदल कर रख देगा। गूगल प्रोडक्ट मैनेजमेंट के नायब सदर अपने पिक्सल 9 के दिलकश डिज़ाइन की तारीफ करते हुए नहीं थकते। हुआवे ने सार्फिन को अपनी तरफ राग़ब करने के लिए अपने ब्रांड का एक ख़ास गीत भी तैयार किया है।
impossible. I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing. कंपनी की तरफ से जारी की गई एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ये गीत ख्वाबों को पूरा करने की जिद्दोजहद की अक्कासी करता है। ख्वाबों पर यकीन ही कंपनी की तमाम कामयाबियों का राज है। इंडिया में केरला की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अदाकाराओं के जिनसी इस्तेसाल और उनके साथ गैर मुनसिफाना रवैये को मंजर आम पर लाने वाली हिमा रिपोर्ट, जिसने कास्टिंग काउच स्कैंडल को सामने लाया है, जारी होने के बाद से मुल्क की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ताहाल हलचल मची हुई है। लेकिन जिनसी इस्तेसाल और गैर मुनसिफाना रवैये का सामना करने वाली अदाकाराओं के लिए यकजहती और हिमायत के पैगामात ज़्यादातर ख़वातीन की जानब से ही आए हैं। नाकदीन का कहना है कि इंडियन इंडस्ट्री में करोड़ों परिस्तार रखने वाले ताकतवर मर्द अदाकार इस मामले पर खामोश हैं। हिमा कमेटी रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के 51 अफराद के बयानात मौजूद हैं और इसमें दहाइयों पर मुहित जिनसी इस्तेसाल की तफसीलात मौजूद हैं कि ख़वातीन को सेक्स के लिए खुद को दस्तयाब रखने को कहा जाता था और इन्हें काम के हुसूल के लिए मुसलसल समझौता और एडजस्ट करने को कहा जाता था। वाज़ेह रहे कि सन 2017 में मुबैना तौर पर एक मर्द अदाकार की इमा पर एक चलती गाड़ी में एक मारूफ अदाकारा के अगवा और रैप के बाद केरला की रियासती हुकूमत ने 3 रुकनी हिमा कमेटी तश्कील दी थी। 290 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट गुज़िश्ता महीने रिलीज़ की गई थी और रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनने वालों और मुबैना तौर पर इन्हें हिरासा करने वालों की शिनाख्त छुपाने के लिए हज़फ कर दिया गया था। लेकिन 19 अगस्त के बाद जब ये रिपोर्ट जारी हुई, मुतअद्दिद ख़वातीन ने अवामी सतह पर आवाज़ बुलंद की है और पुलिस के पास मर्द अदाकारों, फिल्म साजों, हिदायतकारों और दीगर बाअसर मर्दों के खिलाफ तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा शिकायत दर्ज करवाई गई हैं। केरला की रियासती हुकूमत ने इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है, जबकि केरला हाई कोर्ट ने भी हिमा रिपोर्ट में दर्ज वाक़यात की तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया है। इसके बाद ये उम्मीद पैदा हुई है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में मकबूल और बड़ी अदाकाराओं समेत मुतअद्दिद ख़वातीन ने कास्टिंग काउच यानी काम के बदले सेक्स का मुतालबा करना जैसी सरगर्मियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.